बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हीट। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट किए थे कल की क्लास से, और हमने सबसे पहले ये वाला न्यूमेरिकल किया जी। ये था फाइनल लेंथ, इसमें हमें कैलकुलेट करनी थी L2। ठीक है जी, एक आसान न्यूमेरिकल था। उसके बाद हमने ये वाला न्यूमेरिकल किया, ये भी जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से इस न्यूमेरिकल का ताल्लुक था। इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लिया था, और ये तीसरा न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको होमवर्क में इसकी सोल्यूशन दी थी। लेट मी सी। यस, तो इसी जैसा एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अगर आपने ये होमवर्क में किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आपका ये जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले कहा है कि ये न्यूमेरिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसी जैसा एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो अब मैं निकालता हूँ जी इसका एक अच्छा सा न्यूमेरिकल। हाँ जी, लिखा हुआ है फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपके पास न्यूमेरिकल है। इतना सा आता है जी। मैंने आपको वैसे बताया था कि इसमें जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है आपको दी हुई होती है। उसूलन इन न्यूमेरिकल्स में आपको के की वैल्यू जो है वो दी हुई होती है, लेकिन फिर भी आपको के की वैल्यू मालूम करनी है, वो याद रखनी है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी जैसा न्यूमेरिकल है जैसे हमने ये वाला किया था। बस फर्क ये है कि यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में था, और अब के बाद हम जो टेम्परेचर है वो सेंटीग्रेड में ले रहे हैं। सो हमसे क्या कहा जा रहा है जी, फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। कल मैंने आपको बताया था कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को वी बार कहते हैं। वी बार हमें मालूम करना है। ठीक है जी, ये वी बार आपके पास प्रेशर के फॉर्मूले में आया था, और इसके दो फॉर्मूले हमने बनाए। एक है जी ये वाला 3 प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी अंडर रूट, और एक ये है 3kT/m। ठीक है जी, तो मैं यहाँ दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए। एक फॉर्मूला जो है वो वी बार का क्या है जी, अंडर रूट 3 प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये इसका पहला फॉर्मूला होता है। जबकि दूसरा फॉर्मूला क्या है जी, वी बार यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बराबर है अंडर रूट 3kT डिवाइडेड बाय m। ये दो फॉर्मूले कैसे ड्राइव किए ये मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। अब हम इनको इस्तेमाल करने का देखेंगे। ठीक है जी, इनको इस्तेमाल करना देखेंगे जी कि इनको इस्तेमाल कैसे किया जाए। हाँ, अच्छा जी, कह रहे हैं जी फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो आपने लिखा वी बार क्वेश्चन मार्क ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब होता है H2, और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जिन फॉर्मूलों में डेल्टा टी आता है उन फॉर्मूलों में हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, लेकिन जिन फॉर्मूलों में डेल्टा टी नहीं होता, सिर्फ टेम्परेचर होता है, तो उस फॉर्मूले में हमें जो है टेम्परेचर को केल्विन में लाना होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं जी सिर्फ टेम्परेचर होता है, लिहाजा यहाँ हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे। 100 के अंदर अगर हम 273 ऐड कर देते हैं तो ये केल्विन में हो जाएगा टेम्परेचर आपका 373 केल्विन। ठीक है जी, ये आपने जो है वो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो के आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू याद रख लें जी, उसकी वैल्यू है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। यूनिट होता है इसका जूल्स पर केल्विन। ठीक है जी, ये कल मैंने आपको वैल्यू लिख दी थी। लेट मी सी कहाँ, हाँ ये मैंने आपको कल लिख के दी थी, तो इस वैल्यू को आप याद कर लें जी, 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 जूल्स पर केल्विन। सो टेम्परेचर हमारे पास सवाल में दिया हुआ था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया। सिमिलरली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू अक्सर आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है, नहीं भी दी हुई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, याद कर लिएगा। सो इस फॉर्मूले में हमारे पास के भी आ गया, टी भी आ गया, मास हमें निकालना है। सो मास का मैंने आपको बताया था जी, 2 मोल्स के फॉर्मूले मिला लें आप।
ठीक है जी, और एक मोल्स का एक फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। तो ये मैं साइड में करके दिखाता हूँ जी। मोल्स का एक फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मोल्स का दूसरा फॉर्मूला होता है एन यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। सो इन दोनों फॉर्मूलों को आप मिलाएं तो ये हो जाएगा एन डिवाइडेड बाय एन ए इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। इस फॉर्मूले को यूज करके आप हाइड्रोजन का मास निकालेंगे। तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं जी, फॉर्मूला क्या है, एन डिवाइडेड बाय एन ए इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। अब चूंकि यहाँ पर आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने दिए हुए हैं, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स। सो यहाँ हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, सो एन हो गया 1 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स होती है जी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस सॉरी 10 की पावर 23। ठीक है जी, इक्वल्स टू मास हमें कैलकुलेट करना है, लिहाजा एम को एम रहने दें, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 ये होता है जी H2। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 एटम्स हैं लिहाजा 2 से, तो कितना हो जाएगा जी 2। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हो जाता है 2। ठीक है जी, ये हमने वैल्यूज डाल दी जी, सीधी सी बात है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास 1 है, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 है, लिहाजा एन हो गया 1 और मॉलिक्यूलर मास आपके पास हो जाएगा 2। चले जी, अब इस फॉर्म इसको सिंप्लीफाई करके जो है इसमें से मास निकालें, तो ये 2 जो है डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 इक्वल्स टू एम। एम इक्वल्स टू, अब हम 2 को 6.02 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, सॉरी 2 को हमने डिवाइड किया 6.02 से, तो ये आंसर आया 0.332 0.332 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 10 की पावर डिनोमिनेटर में, इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये 10 की पावर माइनस हो जाएगी, 10 की पावर -23। अब ये जो मास आता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास मोल्स, इनमें जो मास होता है वो ग्राम में होता है, हमें तो स्टैंडर्ड यूनिट में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, सो हम यहाँ पर इसको किलोग्राम में लाएंगे। मास इज इक्वल टू 0.332 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23। ठीक है जी, अब कल भी मैंने आपको बताया था, लेट मी सी हमने करा है, हाँ ये करा था, ये ग्राम से किलोग्राम में लाने के लिए आप क्या करोगे जी, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, असल में ग्राम से किलोग्राम में लाना होता है तो हम डिवाइड करते हैं 1000 से, सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। सो मास हो गया आपके पास 0.332 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -26। अब ये मास आ गया आपके पास किलोग्राम में। सो मास आपने निकाल लिया जी, अब आपके पास तमाम चीजें आ गई, मास भी आ गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको पहले से पता है, टेम्परेचर भी आपके पास आ गया। सो अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जी, अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं जी। फॉर्मूला हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बराबर होता है अंडर रूट और अंदर क्या होता है जी 3 KT डिवाइडेड बाय m। ठीक है जी, अब हम वैल्यूज डालते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय k कितना है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23। ठीक है, तो ये लिख देते हैं 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हमने केल्विन में कन्वर्ट किया था 373 आया था, डिवाइडेड बाय मास हमने कितना निकाला, ये लिखा हुआ आपके सामने 0.332 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -26 और ये सब स्क्वायर रूट में। ठीक है जी, पहले अंदर को सॉल्व करते हैं, बाद में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। अब आपने ये सारे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इनको आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है जी, यानी कि आप पहले तो लेट मी कैलकुलेट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.38 से,
फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 373 से, जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 0.332 से, तो ये हो जाएगा 4651.26। क्या हो जाएगा? 4651.26। ठीक है जी। सो मैंने इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई किया और इस वैल्यू से डिवाइड किया। 10 की पावर देखते हैं जी, ऊपर हमारे पास है 10 की पावर -23, जबकि नीचे है माइनस का 26, ऊपर आएगा प्लस का 26 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट में है। उसके बाद हो गया जी 4651.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी जी? अब 3 बच जाएगी। अब हमें पता है जी रूट निकालने के लिए पावर आती हो जाती है, लेकिन 3 पावर को हम आधा नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट इधर कर लेंगे, ये हो जाएगा 465.12। और जब आप एक पॉइंट इधर शिफ्ट करते हो तो एक 10 की पावर ऐड हो जाएगी, 10 की पावर 4 हो जाएगी। अब आप स्क्वायर रूट निकाल लें जी दोनों वैल्यूज का। 465.12, पहले इसका स्क्वायर रूट लेते हैं जी। स्क्वायर रूट ऑफ 465.12 ये हो जाएगा 21.56, 21.56 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 की स्क्वायर निकालेंगे आप स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है जी। अब 10 की पावर 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लें इसको, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। 100 से जब आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो V बार आपके पास आएगा 2156 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता है। कल मैंने आपको इस न्यूमेरिकल में यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था, मैंने कहा था वैल्यूज खुद डाल के सॉल्व कर लिएगा। आज मैंने आपको एक और न्यूमेरिकल लेके दोबारा वहां तक कराया और वैल्यूज डाल के सॉल्व करके दिखा भी दिया। सो ये न्यूमेरिकल हो गया। जो कल आपको दिया था वो होमवर्क था इसका, तो वो देख लिएगा आप। आगे बढ़ते हैं जी हम। अब जो हमारे पास सवाल है, वो मैं जो अगला सवाल ले रहा हूँ वो एस सच इतना काम का नहीं है, लेकिन फिर भी ले लेते हैं। यहाँ टाइप करते हैं इसको। ठीक है। अब जो सवाल हमारा नेक्स्ट है जी वो है आपका डिटरमाइन की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सवाल है जी छोटा सा है, मामूली सा है, इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन इसको हम कर लेते हैं। ठीक है। आपको काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है पार्टिकल की, और दो टेम्परेचर्स आपको दिए हुए, दोनों टेम्परेचर्स पे आपको जो है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, हमें मालूम क्या करनी है, डिटरमाइन करना है हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या मालूम करनी है हमें? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है आपको, और दो टेम्परेचर दिए हैं आपको पार्टिकल के, एक 0 डिग्री और एक 50 डिग्री। तो आपके पास टेम्परेचर 1 कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर 2 कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी होती है, तो इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था 3/2 kT। अब अगेन देखें यहाँ टेम्परेचर है, सो हमें टेम्परेचर को सही यूनिट में लाना होगा। 273 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। इसी तरह इस टेम्परेचर में भी आप 273 ऐड कर दें, 313 केल्विन। ठीक है जी। दोनों टेम्परेचर को हमने सही कर दिया। अब दो दफा ये फॉर्मूले लगा के दोनों जगह आप जो है बस के की वैल्यू को, सॉरी टी की वैल्यू को आप चेंज करेंगे। के की वैल्यू आपको पता है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23। ये के की वैल्यू है जी, यूनिट में लिख देता हूँ मैं, जूल्स पर केल्विन। सो के की वैल्यू आपको पता है जी, बस आपने टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज करना है।
पहले टेम्परेचर पे मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 3/2 kT। वैल्यूज डालते हैं जी। 3/2 मल्टीप्लाई बाय के कितना है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है आपके पास 273, लिहाजा 273 आपने ले लिया। अब आप इसको सारी ऊपर की वैल्यूज मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर दें। तो 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1.38 से, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 273 से, और आखिर में डिवाइड किया इसको मैंने 2 से। ये हो जाएगा 565.11 565.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 जूल्स इसका यूनिट होता है। यह आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है जी, एक मैंने आपको निकाल के दी थी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी वही फॉर्मूला होगा, लिहाजा वो आप होमवर्क में कर लोगे। बस टेम्परेचर इस बार आपने ये रखना है। ठीक है जी, तो ये दूसरा फॉर्मूला आपका होमवर्क हो जाएगा। सर बोले सर हमने इसमें टेम्परेचर चेंज क्यों किया? जो हमने कल न्यूमेरिकल किया था उसमें तो नहीं किया था ना हमने, डेल्टा टी की वजह से। हाँ, इसमें डेल्टा टी नहीं है ना। कल मैंने आपको क्या बताया कि जिन फॉर्मूले में डेल्टा टी आएगा वहां कन्वर्जन नहीं करेंगे। वहां हम कन्वर्जन नहीं करेंगे, जिस जिस यूनिट में भी टेम्परेचर होगा उसी यूनिट में चला लेंगे। कल मैंने आपको दिखाया भी था कि अगर आप कन्वर्जन कर भी दोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, टाइम बचाओ। लेकिन जिन फॉर्मूलों में सिर्फ टी होता है, सिर्फ टी, उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। तो अब इस फॉर्मूले में देखो क्या है, सिर्फ टेम्परेचर है, डेल्टा टी थोड़ी है। इसलिए हमने इसमें कन्वर्ट किया। इसी तरह पिछले वाले सवाल में देख लो, पिछले वाले सवाल में यहाँ पर कहाँ है फॉर्मूला ये। अब इस फॉर्मूले में देखो आप, इस फॉर्मूले में भी सिर्फ टी है, सिर्फ टेम्परेचर है ना, तो जहां टेम्परेचर आएगा वहां कन्वर्ट करेंगे, जहां डेल्टा टी आएगा वहां कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो कल वाला सवाल ये था, ये था, इसमें आता है देखो डेल्टा टी। कहाँ है फॉर्मूला, ये रहा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ ना। अब इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले में डेल्टा टी आ रहा है, तो जिसमें डेल्टा टी आएगा ना वहां हमने देखो कन्वर्ट नहीं किया। तो भाई ये सिंपल सी बात है, जिन फॉर्मूलों में डेल्टा टी आएगा उसमें हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट नहीं करना, और जिसमें नहीं आएगा उसमें हमें कन्वर्ट करना है। अगर फिर भी इसमें कंफ्यूजन होती है तो दोनों तरह में कन्वर्ट करना शुरू कर दो, कोई मसला नहीं है। हर तरह के फॉर्मूले में आप टेम्परेचर को केल्विन में लाए, कोई मसला नहीं है। अगर आप यहाँ पर भी कन्वर्जन करोगे तो भी कोई मसला नहीं है, डेल्टा टी 100 ही आएगा। आपने यहाँ इसमें 273 ऐड किया, ये हो जाएगा 273। इसमें जब आप 273 ऐड करोगे ये हो जाएगा 373, दोनों को माइनस करोगे 100 ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो इस चीज में तो आप हर तरह के फॉर्मूले में कन्वर्जन करना शुरू कर दें। डेल्टा टी हो तब भी करें, डेल्टा टी ना हो तब भी करें। और अगर कंफ्यूजन नहीं हो रही है तो बस सिंपल सा ध्यान में रखें कि जिन फॉर्मूलों में डेल्टा टी आएगा हम उसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे, और जिन फॉर्मूलों में खाली टी आएगा उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। अब इस फॉर्मूले में देखो खाली टी आ रहा है, ये लिखा हुआ खाली टेम्परेचर है ना, सो इसमें हमने कन्वर्ट किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। अगला न्यूमेरिकल देखता हूं मैं कौन सा कराऊं। छठा न्यूमेरिकल यूजलेस है, बेकार है, इसके छठे वाले को छोड़ देता हूं मैं। सातवां न्यूमेरिकल करा देता हूँ, हालांकि ये भी बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन ये 10 ईयर्स के अंदर एक दो दफा आया है, तो एक दो दफा आया है, लिहाजा अब हम इसको करा देते हैं। ठीक है, तो सातवां न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ। लिखा हुआ है इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 joules of heat is supplied to a system, and at the same time 150 joules of work is done, of work is done by the system. What is the increase in the internal energy of the system?
व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये सवाल है जी, बहुत ही सिंपल है, बस इसके अंदर साइन कन्वर्जन होती है, साइन कन्वर्जन पर आपने तवज्जो देनी है, बाकी तो ये न्यूमेरिकल इंतहाई सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आसान सा न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, इस न्यूमेरिकल में आपसे क्या कह रहे हैं जी, इन अ सर्टेन प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर, इन अ सर्टेन प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर 400 जूल्स ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम। आप एक सिस्टम को 400 जूल हीट सप्लाई करते हैं, सिस्टम को देते हैं। एट द सेम टाइम, उसी वक्त 150 जूल्स ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और उसी वक्त सिस्टम जो है 150 जूल वर्क करता है। व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, आपको इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज बताना है। आइडिया हो रहा होगा आपको कि ये Q हो गया, हीट है ना, Q हो गया, ये वर्क है यानी W हो गया, और ये इंटरनल एनर्जी है यानी U हो गया। यानी ये वाला न्यूमेरिकल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन यूज होगी। कौन सी इक्वेशन होती है, वो ये होती है जी, डेल्टा Q इक्वल्स टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये इक्वेशन होती है। लेकिन इक्वेशन लगा के वैल्यूज डाल के सॉल्व करना आसान है, लेकिन इसका साइन कन्वेंशन आपको याद होना चाहिए। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना सिस्टम के अंदर, अगर हीट आप डाल रहे हैं, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम डेल्टा Q प्लस लेते हैं। अगर हमारा सिस्टम हीट रिमूव कर रहा है, निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है, यानी हमारे सिस्टम में से हीट निकल रही है, सो हम फिर डेल्टा Q को नेगेटिव लेते हैं। ये डेल्टा Q की साइन कन्वेंशन है। अगर आप सवाल पढ़ते हैं और आप देखते हैं क्या आपने सिस्टम में हीट डाली है, तो आप डेल्टा Q को प्लस लेंगे। और अगर आप देखते हैं जी सवाल के अंदर ऐसा जिक्र हो रहा है कि जी सिस्टम में से हीट निकली है, रिमूव हुई है, रिलीज हुई है, तो आप डेल्टा Q को माइनस लेंगे। इसी तरह वर्क का क्या मामला होता है जी, अगर सिस्टम वर्क करता है, वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम वर्क करता है तो इस वर्क को हम प्लस लेते हैं। और अगर हमें सिस्टम पे वर्क करना पड़ जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी अगर हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उल्टा लेने के बजाय उल्टा काम करके उसको दे रहे हैं वर्क, तो फिर ये वर्क जो है वो माइनस रहता है। ये वर्क की साइन कन्वेंशन होती है। और इंटरनल एनर्जी की क्या होती है जी, कि अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हो रही है, तो आप डेल्टा U को प्लस करते हैं। और अगर कम हुई है इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज हुई है, तो आप डेल्टा U को माइनस करते हैं। ये 6 साइन कन्वेंशन आपको याद रखनी है। अब इस सवाल को पढ़ते जाएंगे और उस हिसाब से हम डेटा बनाते जाएंगे। क्या कह रहे हैं जी, इफ इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल्स ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम, यानी आपने एक सिस्टम को हीट सप्लाई की है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, डेल्टा Q प्लस हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा Q हो गया 400 जूल्स, इसको हमने प्लस ही रखना है, क्योंकि इस वर्डिंग से जाहिर हो रहा है कि हमने हीट जो है वो सिस्टम को दी है, सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है। एट द सेम टाइम 150 जूल्स ऑफ वर्क, वर्क हो रहा है जी, बस अब हमें ये देखना है कि सिस्टम ने वर्क किया या सिस्टम पर वर्क हो रहा है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम बाय द सिस्टम, तो ये प्लस W हो जाएगा। सो वर्क डन कितना हो गया जी, प्लस का 150। इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ है, यानी कि डेल्टा U आपको मालूम करना है। ठीक है, बस साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है। क्योंकि इस न्यूमेरिकल में सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए आपने डेल्टा Q प्लस रखा। सिस्टम वर्क करके दे रहा है आपको, इसलिए आपने W को प्लस किया। अगर यहाँ सवाल में लिखा होता ना, इन सिस्टम हीट इज रिलीज फ्रॉम अ सिस्टम, तो मैं डेल्टा Q माइनस कर देता। या अगर यहाँ लिखा होता वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो मैं डेल्टा W को माइनस कर देता। सो ये आपके पास सवाल है जी, इजी है, बाकी तो बस साइन कन्वेंशन याद कर लें। ये साइन कन्वेंशन अगर आपने याद की हुई है तो फिर इजी है। चूंकि आपके पास सिस्टम के अंदर हीट एब्जॉर्ब हुई है, आपने डेल्टा Q प्लस रखा है, सिस्टम ने वर्क करा है तो आपने W को प्लस रखा। इंटरनल एनर्जी आपको मालूम करनी है। इक्वेशन क्या होती है हमारे पास फर्स्ट लॉ की, डेल्टा Q इक्वल्स टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वैल्यूज डालते हैं जी, डेल्टा Q हमारे पास है 400, वर्क हमारे पास है 150, प्लस ये हमें मालूम करना है,
प्लस का है जी 150, 400 के पास जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 150 आप माइनस करेंगे तो आपको डेल्टा यू हासिल हो जाएगा। डेल्टा यू हो गया जी 250, 250 जूल जो है वो आपका डेल्टा यू हो गया। ये आंसर हो गया। था ना आसान न्यूमेरिकल, बस डिपेंड करता है साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन अगर आपको आती है, क्योंकि बाज लोग यहाँ कुछ ज्यादा ही जज करके इसको गलत साइन कन्वेंशन डाल देते हैं। तो ऐसा एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं जी, ताकि थोड़ा सा और मजबूत हो जाए ये कहानी भी। अब की बार मैं साइन कन्वेंशन नहीं लिखूंगा, न्यूमेरिकल लिख लेता हूं मैं। लिखा हुआ है देयर इज एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, देयर इज एन इंक्रीज in internal energy by 400 joules, by 400 joules when 800 joule of work, 800 joule of work is done by the system, done by the system। कहते हैं जी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, ये आपके पास सवाल। ठीक है जी, इस सवाल को सॉल्व करते हैं अब हम। अगेन ये भी आपको आइडिया हो गया होगा सवाल लिखते हुए कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का है। देयर इज एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बाय 400 डिग्री। इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज हुई है कितनी, 400 डिग्री। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू कहलाता है। कितना है जी 400। अगर इंक्रीज होता है तो हम प्लस रखते हैं, डिक्रीज होती है तो हम माइनस रखते हैं। यहाँ चूंकि इंक्रीज हुई है लिहाजा हमने इसको प्लस रखा। फिर ये 800 जूल जो है ये वर्क हो गया, डब्ल्यू कितना है 800 जूल्स। अब अगर सिस्टम काम करता है, वर्क डन इज वर्क डन बाय द सिस्टम तो ये प्लस होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो ये माइनस होता है। तो यहाँ देख लीजिए वर्क डन बाय द सिस्टम, लिहाजा इसको हमने प्लस रखा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट, आपको क्यू मालूम करना है जी, वही डेल्टा क्यू आपको मालूम करना है। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। वैल्यूज डालें जी 800 प्लस 400 कितना हो गया, डेल्टा क्यू आपने कितना सप्लाई किया था 1200 जूल। ये आंसर हो गया। ठीक है जी, बस साइन कन्वेंशन आपको आती है तो फिर कोई इतना मुश्किल जो है वो कहानी नहीं है।